जिहाद भी कुछ लोग कह रहे हैं। ये पाप है और इस पाप का तो दंड मिलना चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे आप पूरे धर्म पर हमला कर रहे हैं। ये साया साजिश लगती है। मस्जिद तो बहाना है, कहीं और निशाना है। मस्जिद अवैध निर्माण कर रही है, अल्लाह को मंजूर होगा क्या? सैलजा हाशिए पर है, ये सत्य है। क्यों कुल्हाड़ी पर पांव मार रही कांग्रेस? गुरवंत सिंह पन्नू, उसकी शिकायत पर सम्मन जारी कर दिया जाता है भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के नशे के खिलाफ। मोदी राजनयिक की नई लकीर खींच रहे हैं। वो आतिशी सिंह कब बन गई पता नहीं चला। अब्राहम जी का मन बिना सरकारी बंगले के लगता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो आज राज की बात हर्ष के साथ में, जैसे मुद्दे हमारे साथ होते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा वो जिसने तमाम सनातनी आस्थावानों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है, लड्डू जिहाद भी कुछ लोग कह रहे हैं, और जो कुछ हुआ है तिरुपति बालाजी में, उस पर करेंगे चर्चा। इसके बाद दूसरा मुद्दा होगा हमारा मस्जिद, हिमाचल से लेकर अब किस तरीके से महाराष्ट्र तक ये मस्जिद अवैध अतिक्रमण का विवाद बढ़ता चला जा रहा है, और सियासत भी पूरे सरगर्मी पर है। इसी तरीके से हरियाणा में कैसे सैलजा पूरी तरीके से दरकिनार करने के बाद अब घर पर बैठ गई हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पूरा चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ली जा चुकी है हरियाणा में, और बीजेपी ने इसी रिफ्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया है और सैलजा को आमंत्रण भी दे दिया है। इसके साथ ही बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अमेरिका ऐसे दौर में जहां पर चुनाव तो चल रहा है और हमारी भारत सरकार और एनएसए के खिलाफ जो है, वहां की एक अदालत ने एक आतंकवादी के कहने पर वारंट जारी कर दिया है और सम्मन जारी कर दिया है। और केजरीवाल की अगर बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ पर जो है आतिशी मार्लेना बन चुकी हैं मुख्यमंत्री, और केजरीवाल क्या अब पुराने अवतार में आएंगे? मतलब जो आम आदमी वाला जो अवतार था वो फिर से वो लबादा ओढ़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि यूं कहें कि लबादा उतारने की कोशिश करेंगे शीश महल का। देखते हैं क्या होता है, और बात जरूर करेंगे किस तरीके से काम युवा पीढ़ी को, या कहें काम का प्रेशर मार रहा है। तो हर्षवर्धन, सबसे पहले चर्चा जो तिरुपति बालाजी में हुआ है। मतलब इस मुद्दे पर कई बार लगता है ना कि वैसे तो कहा जाता है ना कि हिंदुओं का कोई देश नहीं है। एक नेपाल हुआ करता था हिंदू राष्ट्र, वो भी जा चुका। तो हिंदुओं का तो कोई देश है नहीं, और दुनिया में हिंदुओं का देश नहीं है। हिंदुओं को लेकर हिंदुओं के बीच में ही कहते हैं, करे क्या हो गया भाई, क्यों इतना आक्रामक हो रहे हो? जिन भगवान तिरुपति के यहाँ दर्शन करने के बाद मंदिर से लोग प्रसाद लाकर अपने हर जानने वाले को, हर किसी को लेकर आते थे कि हम वहां से समृद्धि, संपन्नता, शुचिता, ये आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, उस आशीर्वाद में ऐसी मिलावट। और जो एक सवाल बार बार खड़ा होता था, मुझे लगता है कि वो थोड़ा आवाज तेज होनी चाहिए कि क्या हिंदू मंदिरों पर गैर हिंदुओं का प्रबंधन में दखल होना चाहिए? सरकारों को अब प्रबंधन से बाहर होना चाहिए। और हालांकि अच्छी एक बात यह है कि अब जब से चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई, उन्होंने फिर से उसको ठीक किया, क्वालिटी चेक किया, फिर से वो प्रसादम उसी तरह से मिल रहा है, लोग दर्शन करें, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये पाप है, और इस पाप का तो दंड मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल हर्षवर्धन, और देखिए जो बात आपने कही वो कैसे सही साबित होती, इसको जरा समझिए। जब बात करती हैं वाईएसआर की पत्नी और जगनमोहन रेड्डी की माँ, तो क्या कहती हैं? उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा, आपने सुना होगा। वो कह रही हैं कि देखिए, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम मंदिरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वोट चाहिए होते हैं। देखिए, कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, लोकतांत्रिक देश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान सब मानना चाहिए, लेकिन संविधान सबको अपनी आस्था को उसके मुताबिक रखने का अधिकार देता है। और खान पान की पवित्रता, जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दरअसल यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि संविधान और आस्था दोनों, मतलब थोड़ा सा एक बारीक सी लाइन है। आस्था मानने वाले संविधान को मानेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब संविधान के तहत इस पाप का क्या इलाज हो सकता है? बिल्कुल। और जिसकी उसमें आस्था नहीं है, उनके लिए तो क्या होगा, अरे ठीक है भाई, अच्छा जो मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, उनमें तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चर्च में तो हम जानते हैं कि वो शराब भी उस तरह से लोग बिल्कुल चर्च में भी जाकर, उनकी अपनी आस्था है, उनका अपना तरीका है। लेकिन अगर यहाँ चर्बी मिल रही है जानवर की, यहाँ जो
अपवित्र किया जा रहा है, तो ये तो सीधे सीधे आप पूरे धर्म पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं जो। और देखिए, तिरुपति बालाजी का महत्व ये समझने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि बाल बाल बिक गया, रोम रोम बिक गया, तो वहां पर बाल अपने दान करके अपने आराध्य के लिए लोग आते हैं, और कहाँ से, पूरी दुनिया से आते पूरी हैं। दुनिया से। और वहां पे आप शुद्ध प्रसाद नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप मिड डे मील में शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन न दे पाए, उस पर भी सवाल उठता है। और यहाँ पर जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता हो, वहां पर ये सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि अनायास हो गया है, ये सायास साजिश लगती है। नहीं, और जो आपने भी बड़ी अच्छी बात कही, अभी मिड डे मील में हो तो वो भी उनकी उतनी जिम्मेदारी है, लेकिन मिड डे मील को तो सरकार को अपने खजाने से खर्च करना है, बिल्कुल। जो एक लोक कल्याणकारी सरकार का काम है। यहाँ तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट जो टेम्पल मैनेजमेंट है उनमें तिरुपति भगवान है, और टीटीडी का लड्डू अगर वो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाए, उसमें जानवर की चर्बी मिल रही है, तो ये बेहद शर्मनाक है। हम सब हिंदुओं के लिए चिंता की वजह है। और यहाँ ये भी समझने की बात है, जगन मोहन रेड्डी की सरकार के पहले कभी ये वाला पाप नहीं हुआ। और ये सच है कि देशी घी कोई कहेगा कि 350 रुपया किलो में मिल जा रहा है, तो फिर तो चिंता वहीं पैदा हो जाती है। और फिर जब मिलावट होगी तो जो मिलाने वाला है, और अगर वो गैर हिंदू है, तो फिर उसको क्या जानवर की चर्बी, क्या उसमें सोयाबीन, क्या कुछ और, उससे तो कोई फर्क नहीं, मैं तो तमाम तर्क देख रहा था जिनको देख के लग रहा था माथा पीटूं। अच्छा, दुख मनाने का तो हक ही नहीं। तो उन्हीं को पीटने का होता है, माथा क्यों पीटना? हाँ, वही बता रहे हैं, लेकिन तर्क देखिए ना। हाँ। वो कहते हैं क्या हिंदू नहीं खाते हैं? अरे भाई, हिंदू खाते हैं। बात इसकी बात नहीं कि हिंदू क्या खाते हैं, मुस्लिम क्या खाते हैं। मुस्लिम भी बहुत कुछ नहीं खाते हैं, आप उनको वो खिला दें बिल्कुल, तो क्या उनका आप सम्मान कर रहे हैं? तो यहाँ दरअसल आस्थाओं का सम्मान करने की बात है, और ये हक तो किसी को भी मिलेगा ना, ये अधिकार तो किसी को भी मिलेगा ना। हिंदू पूजा में शुचिता, पवित्रता, उसका जो स्थान है, रसोई, रसोइया, बनाने वाला, भोग लगाने वाला, विधि विधान, उस सब का अपना महत्व है। और जब वहां आप चोट करते हैं तो दरअसल हिंदू धर्म पर आप चोट कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए, जो पापी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और दोबारा ये ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस किए जाए। हाँ, जब हम 16 श्रृंगार की बात करते हैं तो 16 श्रृंगारों में, या जब 16 जब चीजें होती तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है पवित्रता का। क्योंकि जब चित्त पवित्र होगा, शरीर पवित्र होगा, तभी जब आप अपने आराध्य से मिल सकेंगे। इसके पीछे ये है। और इसीलिए शायद पवन कल्याण जो उन्होंने बिल्कुल सनातन बोर्ड बनाने की जो मांग की है, बात की है, मुझे लगता है कि ये शायद सबसे सही मौका है, और ये बिल्कुल हाई टाइम है। नहीं, हाई टाइम है। और मुझे लगता है कि देश के सारे मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर तो ठीक से इस पर काम होना चाहिए, और सभी मंदिर समितियां इसकी बिना चिंता किए उसका जो नियम कानून है, जिनको बनाना है, जिनको बांटना है, जिस तरह से होना है, क्योंकि ये सिर्फ एक अंग्रेजी का शब्द हाइजीन नहीं है। हमारी जो शुचिता, पवित्रता है, वो उससे बहुत ऊपर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो सफाई और पकाई, पाक और साफ जो बोलते हैं ना, वो पवित्रता और सफाई का जो अंतर है, वो अंतर आप समझ लीजिए। यहाँ पर सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अब दूसरे मुद्दे पर बढ़ते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि बात हम मंदिर की कर रहे थे, तो बात अब थोड़ा सा मस्जिद की भी कर लेते हैं। मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरीके से अतिक्रमण का माध्यम नहीं होने चाहिए, और इन पर सियासत इस कदर ना हो जाए कि पूरा देश उस पर जलने लग जाए। क्योंकि हमने देखा कि मंडी में, शिमला में, हिमाचल प्रदेश में देखते देखते 5 मंजिल की मस्जिद खड़ी हो जाती है, मजार तैयार हो जाती है। इसी तरीके से इस समय धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम मानी जाती थी, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से बड़ा बवाल चल रहा है। एक अवैध अतिक्रमण है मस्जिद का। बवाल पॉलिटिकल है क्या? बिल्कुल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल ही चल रहा है। और पॉलिटिकल क्योंकि इसलिए चल रहा है क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पर जो है सांसद जाती हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर आती, कहती उसको ना गिराया जाए, चूंकि तमाम लोग की आस्था उससे जुड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप आस्था का इतना सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इरादतन हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ये बोलना पड़ता है। तो इसलिए ये सवाल उठता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो नितेश राणे वर्सेस वारिस पठान चालू हो गया है, हिंदू मुसलमान चालू हो गया है, और मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम दावेदारियां शुरू हो गई हैं, तो आपको लगता है कि मस्जिद तो बहाना है, कहीं और निशाना है? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, मस्जिद अवैध निर्माण कर रही है, ये क्या, अगर हम उसको माने तो अल्लाह को मंजूर होगा क्या? बिल्कुल।
इबादत गाह तो सबसे पवित्र, सबसे पाक स्थान पर होनी चाहिए। और अगर वहीं नापाक हरकत हो रही हो, भाई शिमला में अगर हिंदू नहीं एकजुट हुए होते, वहां के लोग नहीं एकजुट हुए होते, तो क्या वो शिमला की जो मस्जिद प्रबंधन समिति थी वो ये मानती कि हमने गड़बड़ किया? 2.5 मंजिल आसमान से आके तो टपक नहीं गई, और अब वो कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ेंगे। अब धारावी में भी कह रहे हैं कि हमारा जो हिस्सा है हमको समय दे दीजिए, हम तोड़ देंगे। लेकिन सवाल इसमें कई हैं। एक तो महाराष्ट्र की राजनीति का है, दूसरा धारावी के रीडेवलपमेंट का जो काम है उसका मसला है, जिसको उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, हमारी सरकार आ गई तो हम इसको पूरी तरह से रद्द करेंगे। मुझे लगता है ये जो अवैध अतिक्रमण है ये एक मसला है, कानूनी तौर पर एक मसला है, देश का विकास न हो, बेहतर रास्ते पर देश न जाए, ये भी एक मसला है। और महाराष्ट्र की राजनीति में चूंकि बहुत अलग अलग खांचों में बटी हुई है, तो शायद उस खांचे को और चौड़ा करके कोई एक, जिसको कहें कि मैंडेट जो पकड़ने की कोशिश है, वो भी इसके पीछे दिखती है। वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है हर्षवर्धन। देखिए, अगर वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर मकान मिल जाए, बेहतर सुविधा मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा कि उनको निकाल कर कहीं फेंका जा रहा हो। उसके लिए बाकायदा ज़्यादा बेहतर तरीके से एक व्यवस्था बनाई जा रही है। अब उसके बीच में आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक अलग किस्म का आपका वोट बैंक तैयार होता दिखाई पड़ता है, और तमाम ऐसे काम जो आप सामान्य जगहों पर नहीं कर सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए वहां पर एक पनाहगाह जैसी बनी होती है। क्योंकि धारावी में पुलिस का घुसना भी बड़ा मुश्किल होता है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो जहां पर पुलिस नहीं घुस सकती है, वहां पर कोई भी आतंकवादी, कोई भी अपराधी कैसे भी छिप कर बैठ सकता है। तो पनाहगाह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, पुराने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं। और उसके बाद अचानक एक धारावी तो बदनामी रहा है कि जितने गैंगस्टर, जितने अपराधी, जितने बड़े गुंडे रहे, उन सब की पनाहगाह रही है, धारावी रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तो आप अगर सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर आप ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। और ये है कि अगर ये चला गया तो हम लोग कहां से लाएंगे, ये जो अपने काम है वो कहां से कराएंगे। और इसीलिए बीच में एक मस्जिद खड़ी हो जाती है, और उस मस्जिद का, चाहे वो अवैध क्रम 90 फीट की सड़क है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। गुजरात में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मंदिर भी हटाए गए, मस्जिद भी हटाए गए, सब हटाए गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद हटाई जाए, लेकिन अगर रास्ता रोक रही है तो क्यों नहीं? मैं आपको अपने शहर प्रयागराज का बताता हूँ। कुंभ के पहले बड़ा हल्ला हुआ, सिविल लाइंस में यूको बैंक के सामने एक मजार थी। हाँ। अब उसकी वजह से प्रतिदिन 2 बार रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता था। कुंभ के समय में वो हटाई गई, लेकिन 100 साल पुराना बैरहना में जो काली मंदिर था वो भी हटाया गया। बिल्कुल, उसका भी हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बस अड्डे पर हनुमान मंदिर था, वो भी हटाया गया। हाँ, और मुझे लगता है कोई भी मंदिर, मस्जिद, इसको मैं बड़ा दूसरी तरह से कहता हूँ कि अगर आप अपने आराध्य को सड़क पे रखते हैं, अतिक्रमण का जरिया बनाते हैं, बिल्कुल, तो आप अपने आराध्य का अपमान कर रहे हैं, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। और अगर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से दिखा, वहां तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जहां मुसलमान है ही नहीं वहां मस्जिद आ रही है। उत्तराखंड में 320 मजार पुष्कर धामी ने तुड़वाई, मजार में कोई है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब मजार तो उसकी होगी ना जो कोई होगा जहां लेकिन पर वहां तो ना कोई स्केलेटन है ना कोई है। तो मुझे लगता है इस पर तो थोड़ा गंभीरता से बात होनी ही चाहिए। हाँ, मतलब मजार निराकार ब्रह्म नहीं हो सकती ना। बिल्कुल, वहां पर तो कोई साकार होगा तभी बनेगा ना, तभी होगा। हाँ। और जो बात आप कह रहे हैं, यही बात महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा सा आगे इसमें एक और ट्विस्ट देते हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर, चाहे एनडीए हो, मतलब चाहे अघाड़ी हो, चाहे महायुति हो, हाँ। दोनों जगह पर स्नायु जो तंत्र है उसका जो एक शक्ति का जो है परीक्षण हो रहा है। मतलब वहां पर जो है, अब मुश्किल है कि दोनों में से कोई मुख्यमंत्री का नाम देने को तैयार नहीं। बिल्कुल, तो एक जो मतलब कमाल की बात है कि यहाँ दोनों शिवसेना वाले ही लड़ रहे हैं। हाँ, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक अभी के मुख्यमंत्री, और दोनों को डर है कि अगर दूसरे का बहुमत आ गया तो हमको बनाएगा नहीं। बिल्कुल। तो ये भी एक मसला है कि दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मतलब शिवसेना चाहे असली हो चाहे नकली, या नकली हो या असली, जिसको जो मानना हो मान ले। हाँ। वो दोनों जगह जो है लग रहा है कि शिवसेना का बचेगा या नहीं बचेगा, ये दिलचस्प है। लेकिन इसके चक्कर में हिंदू मुसलमान न करें, ये ज्यादा ठीक नहीं, ये देख सोचने वाली बात है। थोड़ा अब हरियाणा की तरफ आ जाते हैं। चुनावी राज है, चूंकि हरियाणा में बहुत कुछ हो रहा है हर्षवर्धन। और अभी मैं सुन रहा था गृह मंत्री अमित शाह को, वो जब गए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बड़े चुटेले अंदाज में की। वैसे तो वो बड़ा आक्रामक भाषण देते हैं। बोले हमसे, तो उन्होंने कहा कि वो लड़ाई आपकी है ही नहीं कांग्रेस से, कांग्रेस की तो आपस में ही लड़ाई है। बोले कि वो शैलजा से हुड्डा लड़ रहे हैं और हुड्डा से रणदीप सुरजेवाला लड़ रहे हैं। खैर, अब उनका तो चुनावी तंज हो गया, लेकिन कांग्रेस वहां पर फायदे में दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी जा रहा है वहां पर, पत्रकार या जो भी व्यक्ति जा रहा है, उसको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। लेकिन
संविधान की किताब और दलितों की बात करने के बाद शैलजा जिस तरीके से हाशिए पर चली गई, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, आज की तारीख में कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती दिख रही है, मजे से बनाती दिख रही है। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत मतभेद है। बिल्कुल 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को, खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा। वही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल है। भाजपा के जो अलग अलग खांचों के नेता हैं, यानी हरियाणा अगर 3-4 क्षेत्रों में बटा है, उसकी बात कर लें, उन नेताओं में मतभेद है। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और एक तरह से देखें तो पुराने नेता हैं, लगातार जीतते हैं, योग्य हैं जी। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी हो गई। वो एक पहले से ही कहा जा रहा है कि 10 साल की सरकार हो गई, अब नहीं आई। मसला कांग्रेस का है। बिल्कुल। जो कांग्रेस वहां सरकार बनाती दिख रही है, उस कांग्रेस को क्या सूझा है कि वो कुल्हाड़ी पर बैठ गई। हाँ। शैलजा का इस तरह से अपमान करना, दलित मतदाताओं के बीच में वो संदेश जाना, और अगर वो दलितों के दिमाग में ये बात जाएगी कि कुमारी शैलजा को बार बार कांग्रेस पार्टी आगे रखती है, फिर धकेल देती है, पीछे कर देती है, अपमानित करती है, और अगर वो कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 54 से 99 पहुंचाने में दलितों की बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल। और अगर वो भूमिका उल्टी हो गई तो हरियाणा तो दिक्कत है, हरियाणा से बाहर भी दिक्कत है, ये भी समझ लीजिए। एक आदिवासी मतदाता समूह ने छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दी। बिल्कुल। तो वो चीज जो शैलजा के साथ, यही बात मनोहर लाल खट्टर भी कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे शैलजा को ऑफर दे दिया है कि बहन आप आइए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। खैर अब वो आएंगी नहीं आएंगी अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो भी जाकर शैलजा का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी बानगी शैलजा है। तो जो बात आप कह रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 22% जाट हैं तो 20% दलित हैं। और दलित हरियाणा का जो था वो वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए सबसे निर्णायक तत्व था पिछले चुनावों में। हुड्डा के शासन काल में दलितों पर जितना अत्याचार हुआ, उसकी जो कहानियां हैं वो भी लोगों के ध्यान में आ रही है। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्यों कुल्हाड़ी पर बैठ जा रही है, क्यों कुल्हाड़ी पर पांव मार रही कांग्रेस। वो अगर सब कुछ ठीक करके चलती तो उसकी सरकार बननी तय दिख रही। हाँ, लेकिन अति आत्मविश्वास का शिकार होती दिखाई पड़ रही है। ठीक वैसा लग रहा है जैसा मोदी जी का 400 पार था, वैसे ही अब लग रहा है कि हम बिल्कुल 70 पार, मतलब अब उनको लग रहा है कि हम 70 सीटों से कम पे तो रुकने वाले नहीं है। मतलब हुड्डा जी ने 72-74 टिकट दिलाए, तो उसमें 70 तो सिर्फ हुड्डा जी के जीत जाएंगे, बाकी जिसके जो जीतेंगे वो जीतेंगे। दरअसल वहां पर जिस तरीके से जुलाना से लेकर पहलवानों को लेकर जो अखाड़ेबाजी की गई थी, ठीक है जाटों के बीच में और पहलवानों की अखाड़ेबाजी आपने खुद कर ली, लेकिन जनतंत्र में ये जो जातीय समीकरण है वो खास तौर से जो दलित तबका और पिछड़ा तबका है उसके बीच में संदेश बहुत ज़्यादा तेजी से काम करता है। यूपी भी उसका एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, ये देखना दिलचस्प होगा किस तरफ जाते हैं। लेकिन शैलजा हाशिए पर है, ये सत्य है, और इसमें उसका बुरा असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हरियाणा देखते हैं, दिलचस्प। हरियाणा से आगे अब जरा बढ़ते हैं, थोड़ा सा विदेश यात्रा कर लेते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी अब विदेश पहुंच चुके हैं, अमेरिका पहुंच गए हैं। और इधर ताबड़तोड़ उन्होंने विदेश जो यात्राएं की हैं, देशी मोर्चे पर नरेंद्र मोदी पर तमाम प्रहार हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन दुनिया में हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। मतलब ये गजब है। यूक्रेन में भी जाते हैं और उसके बाद अपने एनएसए को भेज देते हैं, वहाँ से उनका समकक्ष नहीं, वहाँ का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके साथ बैठता है, उनके साथ में बात करता है। दूध से इस तरीके से कब बात होती, ये तो बड़े अद्भुत क्षण थे। लेकिन अमेरिका भी वो ऐसे समय में जा रहे हैं जब वहाँ पर चुनाव है, और चुनाव के बीच में 2 बार एक पूर्व राष्ट्रपति पर हमले हो चुके हैं, तो सुरक्षा की चिंता है। और उसके बीच में एक आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू, उसकी शिकायत पर सम्मन जारी कर दिया जाता है भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के एनएसए के खिलाफ और हमारे पीएमओ के अधिकारियों के खिलाफ। उसके बाद भी मोदी वहां पर जा रहे हैं। नहीं, मोदी वहां पर जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी भारतीय जो राजनय है उसको एकदम अलग दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल। एक तो पहली बात ये कि आज के समय में कोई दुनिया का और देश नहीं है जो 2 देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में उसको ठीक कर पाए। विवाद रोकने की स्थिति में कोई नहीं। नरेंद्र मोदी अकेले नेता है, भारत अकेली उस स्थिति में। वो जेलेंस्की से मिलते हैं, वो पुतिन से मिलते हैं, एनएसए डोभाल को भेजते हैं, फिर से जाने की बात है। और अभी जब वो वहां जा रहे हैं अमेरिका, तो अमेरिका में भी उनका एजेंडा यही है कि सारी बातें होंगी लेकिन उसके साथ ये भी एक कोशिश होगी। भारत ने इस बीच में चीन के साथ अपने विवाद को भी सुलझाने की कोशिश की है। जो अभी तक जो सामने आई है बात कि जो लद्दाख में
जो सीमा का विवाद था उसको 75% के आसपास वो ठीक कर लिया हाँ, गया, जो डोकलाम में एलएसी से, भी। हाँ, जो एलएसी से आगे दोनों आ गए हैं। जी, तो एक तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी राजनयिक की नई लकीर खींच रहे हैं। बिल्कुल। गुरपतवंत सिंह पन्नू वाले मामले में ये अमेरिका को भी आईना दिखाने की जरूरत है, और हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़ाई से उसका जवाब दिया है कि ये पूरी तरह से अनवारंटेड है, कोई इसका आधार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर और कड़ाई से प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। वहां की अदालत ने एनएसए और हमारे जो रॉ चीफ हैं उनको गुरपतवंत सिंह की जो पन्नू की एक तथाकथित हत्या, अब सवाल ये है कि पन्नू वहां पल क्यों रहा है, ये सवाल बड़ा होना हाँ, चाहिए। मतलब ये आतंकवादी क्यों पाल रहे क्यों हो पल भाई? रहा है, हाँ, लेकिन क्यों पाल रहे अमेरिका की धरती पर वो पल रहे हैं। पहले वही काम कनाडा ने किया, अब अमेरिका कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत फाइन बैलेंसिंग का समय है, और जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेसी, शायद इसी फाइन बैलेंसिंग पर चलती है, वो नरेंद्र मोदी करते दिख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, दरअसल मैं एक भारतीय होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरी आपत्ति और ज़्यादा है हर्षवर्धन। मैंने खुद देखा है, चाहे वो बिल क्लिंटन आए हों, चाहे बराक ओबामा आए हों, चाहे जॉर्ज बुश आए हों, हमने सबके दौरे देखे हैं। और इन दौरों के दौरान मैं देखता था कि चाहे भारत का झंडा लगाओ, चाहे अमेरिका का झंडा लगाओ, उन झंडों के पाइप तक को ये लोग चेक करते थे। और उसके बाद कहीं पर भी दूतावास के सामने क्या करें, जब अगली बार अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो हम लेबनान वालों को, फिलिस्तीन वालों को प्रदर्शन करवाना शुरू करवा दें। अमेरिका की तो सारी दुनिया, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा अतिथि आ रहा है तो उसका सम्मान किया जाए। ये अमेरिका को भी समझना होगा, क्योंकि भारत जो कर रहा है वो नहीं कर पाया। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बात वो कर रहा है, चाइना से भी अपने आप को वो डील कर रहा है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो एक भारतीय होने के नाते मेरी आपत्ति है। नहीं, बिल्कुल ही आपत्ति है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय लगातार इस पर अपनी आपत्ति वो जता भी रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि उनको शायद कहीं न कहीं जो चुनाव है वो भी एक बड़ा है। जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति के तौर पर मिल रहे हैं, अभी अगले वर्ष कौन राष्ट्रपति के तौर पर मिलेगा ये पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस जिस तरह से कभी लगता है कि वो कुछ पॉइंट आगे निकल गई, लेकिन अभी जो क्रूशियल स्टेट्स हैं वहां की जो मानी जाती हैं, उन स्टेट्स में भी ट्रंप ने लीड ले ली है। दो बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, बिल्कुल ट्रंप की हत्या की कोशिश हो रही। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ट्रंप कहीं न कहीं एक एज है, उनको बढ़त है। और ट्रंप बार बार कह रहे हैं शार्प फोकस्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एकदम डिसाइसिव व्यक्ति है। तो वो भी शायद एक बड़ी वजह है कि जो अमेरिका का अभी की जो लीडरशिप है वो थोड़ा असहज रहती है। हाँ, हालांकि वैसे अगर वहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं, उस सर्वे में थोड़ी सी बढ़त कमला हैरिस ने बना ली, लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि जो ज़्यादा मैटर करने वाले जो राज्य हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रंप को स्विंग मिला हुआ है। हम तो उम्मीद यही करेंगे, एक तो ये कि शांति हो जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा क्या, और दूसरा अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि देश में आतंकवादी पालकर भारत विरोधी गतिविधि चलाना काम करेगा। हाँ, क्योंकि देखिए, भारत सरकार और भारतवासी जो वहाँ पर बंसी रह रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ जान ली है। पहले जैसे माना जाता था कि हम डेमोक्रेट्स के साथ हैं, रिपब्लिकन के साथ हम नहीं हैं, लेकिन अब चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, हमारे जॉर्ज बुश से भी उतने अच्छे संबंध होते थे, उतने बराक ओबामा से भी होते थे। अब कुल मिला के जो बाइडन भी जाके जो है पीछे नरेंद्र मोदी की पीठ पे हाथ रखते हैं, गले मिलते हैं। और हमने इसी तरीके से ट्रंप को भी देखा था, माई दोस्त, माई फ्रेंड ट्रंप, और मतलब अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब चीज़ें भी हो चुकी हैं। तो कुल मिला के भारत एक महाशक्ति है। भारत का जो जननेता जो भी जाता है, भारत का जो प्रधानमंत्री जाएगा, उसको वही यथोचित सम्मान मिलेगा। तो इसलिए ये जो तुच्छ हरकत या क्षुद्र हरकत हुई है, इस पर जरूर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा फिर आ जाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। हर्षवर्धन, पौंड्रक की कहानी सुनते थे हम कि हमने आपको साक्षात विष्णु मान लिया था। नहीं राजेश्वर, आप खतरनाक दिशा में तो नहीं जा रहे हैं? हाँ, नहीं, खतरनाक तो राजनीति यहाँ हो ही रही है। अब कुल मिला के जो है चौथा वामपंथी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वामपंथी देश में खत्म हो गए, आप कह रहे हैं चौथा वामपंथी। अब देख लीजिए ना, मार्क्स और लेनिन, एक अकेला मार्क्स नहीं, मार्क्स और लेनिन दोनों का संयोग है, आतिशी मार लेना। लेकिन अब तो हटा दिया ना, अब तो आतिशी मार लेना से आतिशी सिंह या कुछ ऐसी कुछ कर लिया शायद। चलिए, वो तो आत्मा में है, डीएनए में है, वो तो क्या किया जाए। वो आतिशी सिंह कब बन गई पता नहीं चला हमें। आत्मा कहा तो मुझे याद आया कि सुनीता जी ने कहा था आंख बंद करिए और शरीर भले जेल में है, आत्मा बाहर है। अब शरीर आत्मा दोनों बाहर आ गई। कितना प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब वो जेल से निकले उसके बाद कितने लोग जुटे, उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस दिल्ली की जनता ने किस तरीके से उसको लिया। क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं कि एक हुंकार भरते थे और दिल्ली पूरी बंद हो जाती थी, सड़कों पर सैलाब आ जाता था।
चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला दौर हो, क्योंकि जो नीले रंग की मारुति वैगन आर होती थी और एक छोटा सा जो कमरा घर की बात होती थी, वो लोगों ने शीश महल और बड़े काफिले में तब्दील होते हुए वाहनों का देखा है। यह भी देखा है कि शराब के नशे में किस तरीके से दिल्ली को पूरी तरीके से सुलाने की कोशिश की गई है। बात आम आदमी की गई थी, लेकिन किस तरीके से राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ ऐश्वर्य और समृद्धि का ऐसा निर्लज्ज प्रदर्शन मैंने किसी राजनेता का देखा नहीं, और ख़ास तौर से जो आम आदमी की बात करके आया हो। तो मुझे लगता है कि जितना नुकसान शराब घोटाले में जेल जाकर अंदर नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल की जो समृद्धि और ऐश्वर्य और विलासिता की ज़िंदगी थी, और जिस तरीके से उनकी पार्टी में तमाम उनके ही लोगों पर हर तरीके के प्रहार किए गए। घर तो छिनवा लिया बीजेपी ने, और क्या आप चाह रहे हैं कि अब यही तो खेलेंगे विक्टिम कार्ड। देखिए, त्याग की प्रतिमूर्ति फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं देख रहा हूँ आतिशी मालेना, वो जाएंगे घर छोड़ देंगे। अरे भैया, घर छोड़ देंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी छोड़ना पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी छोड़ना पड़ा था, इंद्र कुमार गुजराल को भी छोड़ना पड़ा था। हालांकि एक ट्विस्ट है, हाँ, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अब राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, यानी आम आदमी अब नहीं रहना चाहते अरविंद जी। सरकारी बंगला चाहिए, सुविधा चाहिए, वो कहाँ 3 बेडरूम का फ्लैट, 3 बेडरूम का ऑफिस, उतने में काम चल जाएगा। अब अरविंद जी का मन बिना सरकारी बंगले के लगता नहीं। सरकारी बंगले से भी तो उनका पेट नहीं भरा। जिस मकान में आतिशी मालेना रह रही है, नहीं, अभी पहुंच नहीं पाई। अरे मतलब नहीं, आतिशी मालेना तो रह रही ना, जिसमें अभी डिप्टी सीएम रहते अच्छा, थे। अच्छा, उसकी अच्छा, बात कर रहा हूँ। शीला दीक्षित उसी में रहती थी। मुझे लगा कि आप अरविंद जी नहीं, वो मकान शीला दीक्षित, उनके घर में 16 एसी लगे हैं। हाँ, मुझे तो रोना आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो शर्म आती है। हैं? और यहाँ कितने एसी लगे हैं? यहाँ सब ऑटोमेटेड है, सब सेंट्रली एयर सेंसर से चलता है, पर्दे सेंसर से खुलते हैं, दरवाजे, मतलब वो विचित्र है। ऐसा तो किसी राजनेता के यहाँ तो नहीं दिखा। नहीं, बिल्कुल और सरकारी आवास में तो नहीं। और सरकारी आवास में किसी ने जाके खुद ऐसे बनवाया हो, ऐसा तो बिल्कुल कभी नहीं हुआ हर्षवर्धन। और सबसे बड़ी बात है, ये इधर किया था जगन मोहन ने किया, पहाड़ काट के बना दिया था। तो उनकी तुलना तो उन्हीं से की जा सकती है कि बिल्कुल शीश महल जो तैयार करवाया गया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आया कि ये नुकसान कर रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने त्याग का फिर से कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब हम फिर से पुनः मुझको भवा, जनता सब भूल जाएगी। नहीं, अब ये दिक्कत ये है कि जनता भूलेगी, इसको याद कौन दिलाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रणनीति है क्या? कोई चेहरा है क्या? आपने अब असली बात ये लाई। भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लड़ने में नाकाम इतने मुद्दे हैं, खड़े होने में नाकाम है। आप लड़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल उनके यहाँ समस्या यह है कि किसको, वीरेंद्र सचदेवा लड़ेंगे, या जो एक वो हर्ष मल्होत्रा को जो मंत्री बना दिया केंद्र में, वो लड़ेंगे? किससे लड़वाएंगे आप? कभी साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को खड़ा करते हो, कभी बांसुरी स्वराज को ले आते हो। बांसुरी स्वराज को लगता है कि वो सुषमा स्वराज का साक्षात अवतार हो गई हैं। अब एकदम से आपने बिल्कुल स्मृति ईरानी को यहाँ पर उतार दिया है। दरअसल ये प्रयोगशाला चल रही है क्या? यहाँ पर क्या चल रहा है? मतलब भ्रम में है भाजपा, उसका लाभ भ्रम में है। और भारतीय जनता पार्टी के अपने अंतर विरोधाभास इतने ज्यादा हैं। और मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने कभी दिल्ली के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं। यहाँ पर कोई नेतृत्व खड़ा भी करना है। कांग्रेस, जैसा लगता है कि मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हो चुका है हरियाणा में। दिल्ली में क्यों अरविंद जी देंगे? हरियाणा में नहीं, हरियाणा में हुड्डा ने भी नहीं दिया। तो उनके पास पूरे पर्याप्त कारण हैं। तो कुल मिला के समस्या ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल यह है कि उस नाराजगी को भुनाने वाला कौन है? क्योंकि शीला दीक्षित के खिलाफ भी भाजपा नाकाम थी, और भाजपा नाकाम रही तो अरविंद केजरीवाल ने उस गुस्से को भुनाया और वो सत्ता तक पहुंचे। लेकिन भाजपा यहाँ पर बौद्धिक रूप से, रणनीतिक तौर से दिवालिया दिखाई पड़ती है। उसके पास ना कोई नेता है ना नीति है। क्योंकि जब केंद्रीय चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता है, तो दोनों मिल भी जाते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो उनके पास सत्ता आ जाती है। लेकिन साथ के साथ वो जीत जाते हैं। तो लेकिन ये जो है, अब देखते हैं कि, लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पाउंडर को ये पता चल गया है कि वो विष्णु नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपना रूप बदलने का फैसला ले लिया। तो शायद राजनीतिक तौर पे वो उनके लिए अच्छा होगा। दिल्ली के लिए क्या होता मालूम नहीं, भाजपा के लिए लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। और हर्षवर्धन, आखिरी में एक ऐसा विषय जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे आपके घरों से जुड़ा हुआ है, हर एक के घर से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से ये जो पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कैसे वो हत्यारा होता जा रहा है। पहले तो उसने
युवाओं का समय छीना, उनका बिल्कुल अच्छा जो समय होता वो छीन लिया। कितना दबाव। एना सेबेस्टियन की बात कर रहा हूँ मैं, जी। आपको याद होगा EY कंपनी में, मतलब 4 महीने में उसकी जान चली जाती है काम के दबाव में। ये जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, ये कहाँ जाते देख रहे नहीं, हैं? मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से देखने की है। 26 साल की लड़की सीए करके जाती है, अर्न्स्ट एंड यंग जैसी बड़ी कंपनी, वहाँ वो एग्जीक्यूटिव के रोल में पहुँच जाती है। लेकिन एक तो कॉरपोरेट इसका हिस्सा है, उनको देखना पड़ेगा कि क्या आप उन बच्चों को एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि काम की भट्टी में झोंक दिया है आपने, उसके बाद आप देख नहीं रहे हैं कि तप रहे हैं या तपने में उनकी चमड़ी उगलना शुरू हो गई है, वो वहाँ एक तरह से कहें कि होम होते जा रहे हैं। दूसरा, जो नौजवान जा रहे हैं उनको भी जरा समझना पड़ेगा कि जीवन का मतलब ये नहीं कि आप अपना सब कुछ, ठीक है ये हम लोग कहते हैं कि जवानी में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लो, एकदम खून जला दो, थोड़ा ज्यादा काम कर दो, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि आप उसमें ये भूल जाएं कि आप जिसके लिए आए हैं, क्यों आते हैं आप, पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने, क्यों? क्योंकि आप घर परिवार के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम बिता पाए। अंतिम तो यही है ना। अब आज वो बच्ची चली गई, उसके माँ बाप का जो बुरा हाल है, ठीक है EY इंडिया के जो CEO हैं उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन अंत में वही है कि ये जो कॉर्पोरेट गला काट प्रतिस्पर्धा है, इसमें तो कहीं न कहीं बचना पड़ेगा, स्टॉपर खुद भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। दरअसल हुआ क्या कि कोरोना वायरस के बाद में जो वर्क फ्रॉम होम का वायरस आया हर्षवर्धन, इसने जीवन और तबाह किया है। बिल्कुल। क्योंकि 24 घंटे आप जो है लैपटॉप या जो है मोबाइल के साथ हमेशा जुड़े रह जाते हैं। और मुझे लगता है कि अब अभिभावकों को यह भी समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि आपको हमेशा प्रूफ करते रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसे के लिए नहीं। क्योंकि एना सेबेस्टियन की जो स्थिति या जो तमाम बच्चों की स्थिति मैं देखता हूं, उनको ये होता कि नहीं, हम असफल नहीं हो सकते। नहीं, असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, लेकिन उसके आगे ऐसे हार नहीं माननी है। और ये मानना कि असफलता से आपकी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं, आप असफल नहीं है। अगर आपको लगता है कि अमानवीय है, तो आपको वहां पर भी ना बोलना आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जीवन रहेगा तो नौकरियां भी रहेंगी। मुझे लगता है बच्चों को इस तरीके से भी हर्षवर्धन तैयार करना पड़ेगा। जिंदगी में स्टॉप, नो कहना, और जिसको कहते हैं ना कि यहाँ रुक जाना है, वो खुद को सीखना पड़ेगा। आप किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसके लिए भी एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि कुल मिला के अगर मानसिक रूप से एम्प्लॉय स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका काम भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो फिलहाल हमें लगता है कि हर्षवर्धन, अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी लोगों से। ठीक बात। नमस्कार।